बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। तो 93 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का हक अधिकार को हरण करना चाहते हैं। वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आ। आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था, पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए। अपने किचन में डिलिमिटेशन का फॉर्मूला पका के वो हार गए। मोदी जी का चेहरा देखा आपने? हाँ। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। महिला आरक्षण को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में जोरदार जबरदस्त बहस छिड़ गई है। महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक संसद में गिरने के बाद अब इस पर राजनीति बहुत तेज हो गई। सिर्फ 54 वोट कम होने की वजह से महिला आरक्षण से जुड़ा बिल संसद में गिर गया, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी महिला कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया गया है, जिन्होंने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा की तरफ से जनता के बीच इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन नहीं किया। भाजपा ने अपनी पूरी लीडरशिप को विपक्ष के खिलाफ मैदान में उतार दिया, जो विपक्ष को महिला विरोधी बता रहा है। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है, जिसमें निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। भाजपा ने सपा को महिला विरोधी करार दिया है और कांग्रेस पर बिल में अड़ंगेबाजी करने का आरोप लगाया है। जिस समय संसद में महिला विधेयक बिल आया, उसी बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। महिला आरक्षण विधेयक संसद में गिरने के बाद अब बीजेपी जोर शोर से इस बात का प्रचार प्रसार कर रही है कि विपक्ष की वजह से महिलाओं को देश में संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण नहीं मिल पाया। चुनाव वाले राज्यों में इसका असर हो सकता है। अगर भाजपा इस बात का संदेश देने में कामयाब हो जाती है कि वो महिला आरक्षण का विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने उसे पास नहीं होने दिया, तो चुनावी राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया गया है। विपक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है कि अगर सरकार महिलाओं को आरक्षण देने की पक्षधर होती है, तो फिर 2023 में कानून जो पास हुआ, उसी के आधार पर 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता था। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। परिसीमन के जरिए सरकार ने उत्तर भारत में सीटों को बढ़ाकर अपने लाभ का पूरा खेल खेला, जो विपक्ष की ओर से फेल कर दिया गया। महिला विधेयक को लेकर एक तरफ जहां भाजपा पीड़ित की भूमिका में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष की तरफ से इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि एनडीए सरकार संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर रही थी, जिसको लेकर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और उसे नाकाम कर दिया। ऐसा पहली बार है जब बीते 12 साल में केंद्र सरकार को पहला झटका लगा है। अब तक का इतिहास है कि मोदी सरकार को संसद में किसी भी विधेयक को पास कराने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन महिला आरक्षण का विधेयक ऐसा पहला उदाहरण है जब सरकार को झटका लगा है। विपक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी जीत के रूप में देख रहा है। फिलहाल महिला आरक्षण का मुद्दा काफी संवेदनशील हो गया है और अब देखना यह है कि बीजेपी जो सहानुभूति का कार्ड खेल रही है वो कामयाब होता है, या फिर विपक्ष की ओर से संविधान को बचाने के लिए जो मोर्चा खोलने की मुहिम दिखाई जा रही है, चलाई जा रही है, वो रंग लाती है। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से महिला आरक्षण का यह बिल संसद में गिर गया, उसके बाद विपक्ष की राजनीति दमदार है या सत्ता पक्ष की राजनीति दमदार है। लेकिन उससे पहले कुछ बयान।
देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, तो वो जिंदगी पर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? महिला मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूँ कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उनको लग गया है जो मिटा नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया, कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते। दलित विरोधी है, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है, अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है, और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये दरार और जो भय और अविश्वास पैदा करके ही ये सत्ता में बने रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय है, जिसकी लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, ये उसको महत्व नहीं देना चाहते हैं। ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है वो सितंबर 2023 में ही पास हो चुकी है, और ये बिल सब लोगों ने समर्थन करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके पास हो गया था। परसों रात को इन्होंने ये 3 साल बाद नोटिफाई कर दिया। तो पहले प्रश्न जो एक है, जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 3 साल पहले पास हो गया था, सारे ऑपोजिशन पार्टीज चाहते थे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें ही ये लागू हो जाए और 540 सीट जो है उसके 1/3 महिला को मिले। बीजेपी वो नहीं किया। हमारे जैसे पार्टी जैसे टीएमसी महिला रिजर्वेशन बिल का अपेक्षा ना किए ही 38% हम सीट महिला को दिए, और ये 3 साल तक इन्होंने ये लागू नहीं किया बिल। पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पल्लवी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, सुचि विश्वास जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, शौर्या सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, और सुमन गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज पल्लवी जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी जीत और हार को कुछ इस तरीके से रखती है जिसमें उसकी हार में भी जीत दिखाई दे, और जब वो जीत जाती है तब तो जीत ही जाती है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये संसद में बिल गिर गया,
अब इसके बाद जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के आगे बढ़ रही है, तो चूंकि बीजेपी एक राजनीतिक दल है, इसलिए ऐसा समझ में आता है कि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को लेने से कोई रोक नहीं सकता। की हार नहीं है जैसा आप इसे हार बता रहे हैं। देखिए, ये महिलाओं की हार है। हम लोगों ने ये दशकों का इंतजार है, 98 साल का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी लेती आ रही है। प्रियंका जी भी बोल रही थी और हर डिबेट में प्रवक्ता भी इनके बोल रहे हैं कि 98 वर्षों का जो एहसान जता रहे थे और उस पे पीठ भी थपथपा रहे थे, मेज थपथपा रहे थे, बैठ के संसद में जश्न मना रहे थे। लेकिन सच में ये महिलाओं की हार है। महिलाएं भी अच्छे से याद रखेंगी कि 33% आरक्षण विधेयक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पारित किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक वादे किए। यदि ये सच में हितैषी थे, जैसा ये कहते आ रहे हैं कि हमने 1928 में ये किया था, हमने वो किया था, हमने वोटिंग का अधिकार दिलाया, लेकिन हाँ, सिर्फ वोटिंग का अधिकार दिलाया। उस समय आप थे, उस समय कोई और आपके सामने विपक्ष जैसा कुछ था ही नहीं, और उसका वादा करते आए। और सत्ता में रहते हुए भी इन्होंने 40 से 50 साल का इन्होंने पूरी इनकी सरकार थी, पर इन्होंने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। मैं बेसिक नेसेसिटीज की यदि बात कर लूं, इनको नहीं ध्यान में आया कि गांव में हमारे भारतवर्ष के गांव में महिलाएं हैं जो खेत में शौच करने को मजबूर हैं, वहां जाती हैं, या फिर चूल्हे पे खाना बना रही हैं। उस विषय में इन्होंने सोचा नहीं। ये कहते हैं हमने महिलाओं के विषय में बहुत काम किया। हमने 2014 में आने के बाद माननीय मोदी सरकार ने इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया। इसके बाद ट्रिपल तलाक की यदि बात कर ले, उसका भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। 370 धारा की यदि बात कर ले, जो मैं सबके लिए था ओवरऑल, कश्मीर में यदि चली जाए, अनुच्छेद 370 से प्रभावित कश्मीरी महिलाएं भी थी वहां पे, ये भी महिला हितैषी कदम ही था। इसका भी इन्होंने विरोध किया पूरी तरीके से। तो देखिए, विरोध तो कांग्रेस पार्टी करती ही आ रही है, क्योंकि इनको पता है कि यदि ये काम भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, वो कर रही, तो हमें विरोध करना है। इसके लिए आपने देखा इन्होंने इंडी गठबंधन का निर्माण भी किया। एक समय था जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को अच्छे खासे तरीके से पानी पी के, कहते हैं ना, कि एक दूसरे को कोसते थे। आज सब साथ में बैठ के कि किसी भी तरीके से, यदि हम कहते हैं कि सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में नहीं निकल, सूरज पूरब में निकलता है तो ये कहेंगे नहीं पश्चिम में निकलता है, हमें तो विरोध करना है। तो ये है। और रही बात, हम देखिए देश की बात करते हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। ये आधी आबादी की बात आप करते हो, आप महिलाओं की बात करते हो, आपकी वोटर महिलाएं हैं। आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया, सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिया, ये भी मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी। उसकी सिर्फ शुरुआत की थी, बस एक बार के लिए, क्योंकि इनको ये चीज को दिखाना था, एक झुंझुना पकड़ाना था वहां की महिलाओं को, अपनी नेताओं को भी धोखा देना था, उनको भी बरगलाना था। इस लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के माध्यम से जो उन्होंने किया, और वो वहीं तक सीमित रह गया, और उसका हश्र भी क्या हुआ वो सबको पता है। इसके बाद पंजाब के इलेक्शन हुए, गोवा के इलेक्शन हुए, वहां पे इन्होंने कितनी महिलाओं को, इनको कितनी याद आई, इनको वहां की महिलाएं इस लायक नहीं लगी, इस काबिल नहीं लगी कि उनको ये 40% महिलाओं को टिकट बांट सके। तो ये है कांग्रेस की काम करने का तरीका, ये इनकी जो है ये सोच है। और जब भी ये लेकर आए बिल, ये कहते हैं कि हमने बहुत मजबूती से रखा। ठीक है पल्लवी जी, आपने अपनी बात रखी है। जिस तरीके से कांग्रेस इस बिल का समर्थन नहीं करती है या जिस वजह से नहीं किया, वो आपने अपनी दलीलों में सामने रखा है। शुचि विश्वास जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपनी तरह से इस बिल के विरोध में वोट डाला, अपनी दलीलों के साथ में वोट डाला। क्या आपको लगता है कि चूंकि मामला राजनीतिक है, एक बिल पास हो जाता, उसकी मेरिट डिमेरिट पे बहस होती, वो तो अपना अलग एक बात होती, लेकिन अब क्या है कि चूंकि बिल गिर गया तो अब आपको इसे अपनी जीत बताना है, बीजेपी गिरने को अपनी जीत बता रही है। तो क्या आपको लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बीच में जाएगी, और खास तौर से तब जब 2022 में उसका अभियान ही था लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके बाद अब सामने जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आगे लोकसभा चुनाव आएंगे, तो उसमें महिलाओं को खास करके ये कैसे कन्विंस किया जाएगा कि हां एक बिल जो लेकर के आए, जो अभी 5-7 साल के अंदर आ सकता था, वो 10 साल डिले हो गया। मतलब आना तो है ही है, वो 34 तक अब अप्लाई होगा, अभी 29 तक हो सकता था, जिसको बीजेपी
अब अपने प्रचार में शामिल कर रही है इस बात को। देखिए, पहले तो आपने लड़की हूं लड़ सकती का जिक्र किया, और पल्लवी सिंह जो कि पूर्व कांग्रेसी और पोस्टर गर्ल थी, लड़की हूं लड़ सकती की, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाती हैं, फिर वहां से उन्हें टिकट प्राप्त होता है, फिर वो हार जाती हैं, फिर उन्हें योजना आयोग का मेंबर बना दिया जाता है, फिर अब उनको शपथ दिलाने वाले हैं मंत्री पद की बहुत शीघ्र। तो आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है। कीजिए इस बारे में, पहले आप देख लीजिए कि मैंने आपकी पल्लवी जी ऐसे बीच में अभी, पल्लवी जी आपको जब बात कह रही थी तो एक सेकंड रुकिए, सुची जी आ रहा हूं मैं। पल्लवी जी, मैं आपकी योग्यता या आपको पूरा मौका मिलेगा। पल्लवी जी, आप ऐसे बीच में, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप थोड़ा सा संयम रखें। I'm telling you very clearly now. First you check what I have I said. am also telling you very clearly. Pallavi, listen to me. Now you are the spokesperson of everything there. Now you are the spokesperson, official spokesperson of a party. So maintain that dignity. Once you are going to target my party, I am not going to target. एक सेकंड, नहीं, एक मिनट, मैं इसका पटाक्षेप किए दे रहा हूं। सुची जी आप भी रुक जाइए, पल्लवी जी एक मिनट आप भी रुकिए, आप जरा हमारी बात सुन लीजिए। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं, एक सेकंड। पल्लवी जी, सुची, ऐसे तो कोई चर्चा जानी नहीं है। फिर मेरी बात सुन लीजिए, आप दोनों लोग सम्मानित अतिथि हैं हमारे, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीति है, आप दोनों लोग मैच्योर हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं। पॉलिटिक्स भी सिर्फ सेवा नहीं है आज की तारीख में, यह भी करियर है। हेमंत बिस्वा शर्मा अगर अपना करियर बीजेपी में देखते हैं तो वो जा सकते हैं। किस बेस पे मैंने कांग्रेस? पल्लवी जी एक मिनट, नहीं, ऐसे मत करिए। मैं जब अपनी बात, पल्लवी जी ये गलत चीज है, ऐसे चर्चा डिरेल हो जाए। मैं आपको आपकी बारी दूंगा, आप अपनी बात रख दीजिएगा। ठीक है सुची, नहीं, उससे कांग्रेस भी समझ में आता है ना। I don't invite and I don't like any personal comment. I'm not making any personal comment on you. Which party you belong to? नहीं, आप of course I belong to a party where earlier you were. Fine. And you were the postal girl. Wear it with pride. Why are you taking you in the BJP? I'm not talking about leave because I wanted a ticket. I never said I wanted a ticket. I'm just telling you. Have you checked my bites? You were the postal girl. Why you mind it? Wear the dignity with pride. I'm not minding it. You said I left because of ticket. Go to TMC. पहले अपनी बात सुनो, आपने क्या कहा है? सुची जी, आपने कहा है कि मैंने छोड़ा because I wanted ticket. This is what you said on Doordarshan also. And that time there was no time I did not answer you. Again you have, you are saying same thing. You are not answering me. अच्छा ठीक है, अब ठीक है पल्लवी जी, सुची जी आप लोग थोड़ा सा आराम करें, मैं शौर्य जी के पास जाऊंगा। रोकिए आवाज। शौर्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं हो पाएगा ऐसे भाई, ऐसे तो हमारे दर्शकों को लगेगा कि ठीक है हुआ, बिल नहीं पास हुआ, वरना ये तो संसद जो चलती है थोड़ी बहुत वो भी ना चल पाती। ठीक है पल्लवी जी, सुची जी हो गया। अब मैं शौर्य जी के पास जा रहा हूं, आप लोग आराम से थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, थोड़ा सा आराम करिए। शौर्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बिल संसद में गिरा है, जिस तरीके से ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया, समाजवादी पार्टी का भी एक अपना स्टैंड है। उसका कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, वो कुछ और करना चाहती थी और 2023 में बिल पास हो चुका, ऐसे तमाम बातें हैं। सवाल यह है कि जो महिला वोटर है, क्या समाजवादी पार्टी उसको यह समझा पाएगी कि उसने जो किया है इस बिल को पास ना होने देकर वो महिलाओं के हित में था? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज मेरे को एक प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा और मुझे सटीक लगा। जब ये चर्चाएं चल रही थी, उन्होंने अमित शाह जी को चाणक्य बोला। आपको मैं सबसे पहली बात एक चीज बता दूं कि बंगाल के इलेक्शंस और जब वोटिंग होने वाली है, उस बीच में ऐसा एक बिल ले आ देना जिसमें 2023 में जो इन्होंने अमेंडमेंट्स रखे थे बिल के अंदर, उन अमेंडमेंट्स में भी छेड़खानी कराई गई और संवैधानिक रूप से जो एक्ट्स उसमें दिए गए थे उसमें भी छेड़खानी हुई। और जब हम बात करते हैं जनगणना की, जब हम बात करते हैं एक परसिमेन के अंदर की, हम ये महिलाओं से बस इतना देखिए, महिलाएं आज के जो सड़क पे चिल्ला रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की कार्यकर्ताएं हैं। और जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हमारे देश की जनता है, वो ये समझती है कि आज 2023 के बाद से आज जब इलेक्शन सर पे हैं, तो इन्होंने एक चाणक्य नीति तैयार की। ये नीति सिर्फ इसलिए थी जनाब कि ये जो है, इनको ये पता था कि ये बिल जो है ये पास नहीं होगा, इस बिल का विरोध होगा और इस बिल को जो है खारिज कर दिया जाएगा। ये इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता थी, लेकिन इन लोगों को ये राजनीति और कूटनीति करनी थी कि जब हम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जब महिलाओं के हित की और कोई एक बिल पास जब हो रहा है तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है और संवैधानिक तरीके से एक प्रॉपर तरीके से जब हम उस बिल को पास कराना चाहते हैं तो आप उस चीज को विरोध के तौर पे प्रेजेंट करेंगे कि हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारी सांसद डिंपल जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम महिला आरक्षण बिल के विरोध में हैं, जबकि हमारी समाजवादी पार्टी ऐसी है कि जहां पे सबसे ज्यादा महिला सांसद, सबसे ज्यादा महिला विधायक, सबसे ज्यादा महिला जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग आज उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये वो पार्टी है कि जिनका एक संगठन है जो इस भारतीय जनता पार्टी को चलाता है, जिसमें महिलाएं तक नहीं हैं, और जो 4-5 लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कोर मेंबर्स हैं, उनके अगल बगल कितनी घनिष्ठ महिलाएं हैं, जरा एक नाम हमें गिना दीजिए। दूसरा, आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, अगर आपको वाकई में आज एससी ओबीसी महिलाओं के साथ आप खड़े होते, महिलाओं का सिर्फ आप वोट लेने का काम नहीं करते, उनको सिर्फ आप जुमले देने का काम नहीं करते, तो क्यों नहीं आपने दिल्ली सीएम को किसी ओबीसी या किसी आपने एससी को बना दिया? आपने क्यों एक गुप्ता को बनाया वहां पे एक, और वो भी एक डमी कैंडिडेट है कि जो आप बोलेंगे, जितना भर आप बोलेंगे उतना भर वो चलेंगी, उतना भर वो बोलेंगी। उसके अलावा आपको और कोई अन्य बिरादरी, आपको कोई और अन्य ऐसी ओबीसी की महिला या एससी की महिला या जनरल में भी और बिरादरी आती है जो अपना स्टैंड खुद ले सकती है, क्या आपको वैसी कोई महिला नहीं मिली थी? तो महिलाओं ने इनके कितना काम किया है। और मैं पिछले डिबेट से लेके अभी तक एक शौर्या जी, जितनी बात आप कह रही हैं उससे मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है। आपने अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रखा है। मेरे मन में आपकी बात सुनकर के एक सवाल आया। वैसे तो जब मतलब मैंने खुद भी अखिलेश जी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि देखो, हम धर्म और समाज को वर्गों में बांटना नहीं चाहते, एससी एसटी ओबीसी इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है वगैरह वगैरह। लेकिन आपने जितनी बात बोली उसमें एक बड़ा हिस्सा आपने महिलाओं को लेकर के उनके जाति वर्ग समाज में बांट दिया। बीजेपी अपनी पार्टी में क्या करती है ये तो बीजेपी का मसला है। अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी जो पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के अपनी राजनीति कर रही है वो इस बात को मानती है, या उसके जहन में भी है कि अगर महिलाओं का जो अभी तक एक समूह माना जाता है, मतलब हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लेकिन यह माना जाता है कि ये पुरुष हैं, महिलाओं को एक बड़ी आबादी के रूप में देखा जाता है, तो उस लिहाज से तो यहां जैसे ही महिलाओं को ताकत देने की बात आई, महिला भी वर्मा, शर्मा, मिश्रा, ठाकुर, हिंदू, मुसलमान इसमें बंटने लगी। यह तो बड़ी एक अजीब सी स्थिति समाज के भीतर फिर पैदा हो रही है। आप एक बात बताइए, जैसे समाजवादी पार्टी को इन्होंने हमेशा मतलब एक स्टेटमेंट दिया है कि ये एमवाई फैक्टर की पार्टी है, तो अगर मैं भी कहना चाहूं, जो मैं इनके स्पेसिफिक परसीमेंट से और जो भी इन्होंने दल के लोगों में बना रखे हैं, पदों पे बैठा रखे हैं, वो सारे लोग एक स्पेसिफिक कैटेगरी से आते हैं। तो क्या वहां पे ठीक है, मतलब जातियों का भेद रहेगा। ठीक है, हमने समझ लिया। अब मैं आगे बढ़ाता हूं, सुमन जी के पास चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड में आऊंगा अब आपके पास। सुमन जी, मैं आपसे, आप मुझे शौर्य जी, मैं आऊंगा आपके पास में। आपकी बात को समझ लिया है, समझ लिया है। सुमन जी के पास अभी तक मैं जा नहीं पाया हूं, मैं अगले राउंड में आपकी बात आप पूरी करिएगा।
सुमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दो चीजों का बड़ा सवाल है यहां पर। एक तो राजनीतिक है, जिसमें बीजेपी इस बिल के गिरने के बाद अपनी राजनीति कर रही है और कह रही है कि महिलाओं के साथ में यह बहुत बड़ा अन्याय हो गया विपक्ष की तरफ से। दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि सरकार की मंशा कुछ और थी, हमने इस बिल को रोका ताकि महिलाओं का भला हो सके या महिलाएं या राजनीति उस दिशा में ना जाए जो बीजेपी चाहती है। एक बात तो यह है। दूसरी चीज इसमें जो बड़ी है वो ये है कि यह वास्तविकता थी कि जो कास्ट फैक्टर है या बाकी चीजें हैं, कहा जाता था महिलाएं भी उससे कहीं अछूती नहीं होती थीं, लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें महिलाओं के दिमाग में भी एक कास्ट फैक्टर अंदर तक जाए, इस बात की चिंता हर दल अपनी तरफ से कर रहा है। हकीकत यह है कि पुरुषों में कास्ट फैक्टर, जात बिरादरी वगैरह गांव तक में, रूट्स तक में दिखती थी, लेकिन महिलाओं को लेकर के एक जगह पर मर्यादा का पालन होता था, उस जगह पर सीमा कोई ऐसा ही लांघता था जो फिर क्रिमिनल कहा जाता था। तो यहां जब राजनीति आई है तो ऐसा लगता है कि यह सब कुछ बहा करके ले जाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि किसी की सरकार बन जाए या बच जाए। जी शेखर जी, मेरा ये कहना है कि वो चाहे ये आपका जो कल पार्लियामेंट में हुआ, जिसमें संविधान में संशोधन विधेयक के माध्यम से महिला आरक्षण और परिसीमन को लाया जाना था, और मुख्य रूप से यह था कि ये संविधान में संशोधन करने का ये विधेयक था, जिस बिल पे अगर मेरा ये कहना है कि अगर महिलाओं से सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इतना लगाव, इतना प्रेम, उनको अधिकार देने की बात है, उनके साथ समानता की बात है, ये सारी बातें हैं, तो क्यों नहीं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक मंच पे ला करके इस बिल को लाने के पहले वो सर्वसम्मति बताने का काम क्यों नहीं किया गया? ये तो, और जो इसकी टाइमिंग है, आप सोच लीजिए, आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि आखिर जो बिल 2023 में पास हो चुका है और उस सर्वसम्मत से पास हो चुका है, और उस समय अगर 2024 का जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ उसमें अगर लागू किया जाना होता तो शायद उस समय हो भी गया होता, लेकिन उस समय क्यों नहीं किया गया? उसका एक कारण जो मैं समझती हूँ कि 2024 के चुनाव में इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कोई भी पुरुष सांसद अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता था कि वो घर में बैठ जाए और जो है उसकी जगह पे महिलाएं जो है यहाँ पे आकर के पार्लियामेंट में बैठें। ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर ये कर दिया होता उस समय, तो उस समय भी ये बिल संसद से नहीं पास होता, मेरा ये मानना है। इसी वजह से कि ये बिल पहले संसद से पास हो जाए, इसलिए इसको किया गया कि ठीक है अभी लागू नहीं होगा, अभी लागू नहीं होगा। और उसमें जो दो शर्तें लगाई गई कि पहले जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन होगा। और जब 2021 में जिस जनगणना को होना था, जो कोविड के वजह से नहीं की गई और कोविड खत्म हो गया, उसके बाद 2026 में अभी ये जनगणना शुरू हुई है। और पहली बार, आजादी के पहली बार, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जातीय जनगणना एक राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है, इससे हमें इनकार नहीं कर सकते। तो जो जातीय जनगणना एक राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है, तो इस जातीय जनगणना का रिजल्ट आने देते और उसके बाद जो उसकी स्थिति बनती, उस हिसाब से उसका परिसीमन होता। और उस हिसाब से, क्योंकि ये अगर आज ये बिल पास भी हो, कल ये अगर ये बिल पास भी हो गया होता, डिलिमिटेशन भी हो गया होता, तो भी ये जाकर के 2029 के इलेक्शन में ही लागू होता, उसके पहले के इलेक्शन में नहीं लागू होता। दूसरी बात कि 2023 में जो बिल पास हुआ, उसका नोटिफिकेशन आखिर ऐसे समय करने की क्या जरूरत पड़ी जिस समय पार्लियामेंट में बहस हो रही हो? ये नोटिफिकेशन तो 2023 में ही हो सकता था, 2024 के बाद हो सकता था, जब गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद हो सकता था। उसको 2026 में ऐसे वक्त का इंतजार क्या सरकार भूल गई थी? नहीं, उसके लिए तो एक कहावत है सुमन जी अपने यहाँ, चलो बासी कढ़ी में उबाल लगा देते हैं, है ना? नहीं, ये पुरानी मिला करके, पुरानी
नई पैकिंग में पुराना माल आगे बढ़ाते हैं नए तरीके से। नहीं, कुल मिलाकर के जो महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा है, ये कुल मिलाकर के एक राजनीतिक मुद्दा है। और राजनीतिक मुद्दा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी महिला वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहती है। आप संगठनों में देख लीजिए, जो पार्टियां इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, सारी पार्टियों को आप ले लीजिए, उन पार्टियों में, संगठनों में और निर्णायक जगहों पे जब आपके टिकट का निर्णय होता है, जब लोगों के विधानसभा और पार्लियामेंट के जब टिकट का निर्णय होता है, उस कमेटी में महिलाओं की कितनी भागीदारी होती है? आप संगठन में, टिकट को जाने दीजिए, संगठन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज में महिलाओं का संगठन एक विंग की तरीके से, जो एक शोपीस की तरीके से, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, जहां कोई निर्णायक स्थिति नहीं है, जो पार्टी का डिसीजन होता है, क्यों नहीं वो महिलाएं जो आज ठीक है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है, बाकी मामले आते हैं। महिलाओं को निर्णायक की स्थिति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से नहीं आने देती है। मैं इसी बिंदु पर सबका जवाब ले लेता हूं एक बार। शौर्य जी, आप अपनी पार्टी को सिर्फ अपनी पार्टी का बताइए कि समाजवादी पार्टी में कितनी महिलाएं हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जो निर्णय ले लेती हैं और फिर पार्टी का आला कमान या पूरी पार्टी भी उस बात को मानती है? आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी माननीय सांसद डिंपल यादव जी, और उनके साथ साथ आप साथ में देख सकते हैं कि अभी हमारी सांसद बनी प्रिया सरोज जी हैं साथ में। आप विधायक रागिनी सोनकर जी को देख सकते हैं, हमारे आजमगढ़ की विधायक हैं। बहुत सारी ऐसी विधायिका और सांसद हैं हमारी जिनका नाम मुझे कंठस्थ नहीं है। मतलब एक मेजोरिटी ऑफ मेरा जो सुमन जी ने बात उठाई है वो ये है कि निर्णयात्मक, देखिए सांसद होना, विधायक होना, प्रधान होना ये एक विषय है, लेकिन उस पार्टी में डिसीजन लेना, मतलब आप ऐसे समझिए कि क्या पता डिंपल जी वही कह रही हो जो अखिलेश जी कह रहे हो सकता है अखिलेश जी वो ना कह रहे हो जो डिंपल जी चाहती हो। हम लोगों ने ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन ऐसा कई बार होता है। हम लोगों ने पास से सांसद डिंपल जी को निर्णय लेते हुए देखा है, और जो खुद एक जिले का सांसद कोई एक व्यक्ति होगा, उसके यहाँ पे रोज 100 मैटर आ रहे हैं, रोज 100 पीड़ित दुख लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। क्या वो व्यक्ति रोज पूछ करके डिसीजन लेगा? और जो अपने ससुर को एक राजनीतिक, हम इस चर्चा को यहीं पे नहीं रोकेंगे, हम आगे बढ़ाते। मैं आता हूं सुमन जी, हम और आप समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा समय इस पे नहीं लेंगे। सुची जी से मैं इसी सवाल का जवाब चाहूंगा। सुची जी, हालांकि आपकी पार्टी में तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी यही तय करती हैं कि पार्टी में क्या होना है, वहां तो राहुल गांधी कई बार पशुपेश में पड़ते हैं, जिसका सब लोग, मतलब विपक्ष यही आरोप लगाता है कि राहुल की चल कितनी रही है, तो सोनिया और प्रियंका की ज्यादा चलती है आपकी पार्टी में। प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं जवाब में ना तो मीरा कुमार का नाम लेना चाहती हूँ, ना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, और सोनिया जी प्रियंका को छोड़ ही देते हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और उनको आरक्षण देने की प्रक्रिया की शुरुआत श्रीमान राजीव गांधी जी द्वारा की गई, उसको लागू किया, जिसके तहत आज 15 लाख निर्वाचित महिलाएं, चाहे वो प्रधान में हो, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो जिला पंचायत में हो, उनको विधिवत आरक्षण देने का। तो 15 लाख महिलाओं का मुझे नाम तो कंठस्थ नहीं है, लेकिन देश की व्यवस्था में आधी आबादी को भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 1928 के कराची के CWC सम्मेलन से, जो कि मोतीलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट प्रदर्शित किया था, उसके बाद से लेकर लगातार अभी 2018 में भी राहुल जी ने पत्र लिखकर बाकायदा नरेंद्र मोदी जी को 19 तक इसी आरक्षण बिल को लागू करने की बात की थी। उसके बाद 2024 तक भी समस्त विपक्षी दलों का यह कहना था इसको लागू किया जाए, किंतु एक विधिवत षड्यंत्र के तहत, अभी बताया ना, फर्जी चाणक्य जो है आपके, उनकी बाकायदा योजना प्रधानमंत्री जी के साथ रही कि भाई अगर लागू हो गया परिसीमन और बिना जातीय जनगणना के, तो हमें डिलिमिटेशन और सेंसस को भी नहीं देखना है, 2011 की वो उठाएंगे, बाकायदा 29 का चुनाव लड़ेंगे, और अगर विपक्ष एकजुट होता है और बिल लागू नहीं होने पाता है तो हम आम जनता में महिलाओं के मसीहा होंगे, ये पोस्टर जलाएंगे, ये बैनर जलाएंगे, और अपनी तमाम महिला प्रवक्ताओं को या नेताओं को इस बात के लिए, देश की आधी आबादी को संतुष्ट करने के लिए लागू कर देंगे कि हम मसीहा हैं। किंतु अब महिलाएं भी बेहद जागरूक हैं। इसके पीछे जो सत्ता का षड्यंत्र है, मुझे लगता है कि वो सभी बहुत भली भांति देख सकते हैं, और बहुत नरेंद्र मोदी की मंशा स्पष्ट है।
ना तो मैं नारी वंदन बिल की बात करूंगी, ना कहूंगी कि प्रधानमंत्री पत्नी का वंदन करें, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है, वो बहुत रेस्पेक्टेड है ना, सबने देखा, मणिपुर में भी देखा, रमन्ना को भी देखा, अंकिता भंडारी को भी देखा, हाथरस उन्नाव। आई डोंट वांट टू गो विद ऑल दोस डिटेल्स, बट इट्स क्वाइट क्लियर कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इतने लंबे समय से, अब तो बहुत समय हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड, पेगासस, स्नूपगेट, राफेल, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वी हैव सीन, बट क्या इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी एक महिला है जिसको उसके मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ हो? चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी, हम उस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात नहीं कर रही हूँ। नहीं ठीक है सुचि जी, अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना है मुझे। पल्लवी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है हो गया सुचि जी, पल्लवी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए राजनीतिक मसला है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। सुमन जी भी इस बात को कह रही हैं और बहुत सारे लोग, हर राजनीतिक दल इस बात को कह रहा है। राजनीति अपनी अपनी तरह से भुनाई जाती है, वो भी सब लोग कर रहे हैं। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, वहां से जिस तरीके से उन्होंने कानून बनाने, रद्द करने, बाकी चीजों को लेकर के देश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की, तो 2023 में जब यह महिला आरक्षण बिल पास हुआ, 24 का चुनाव आया, वो चीज वहां पर भी लागू हुई, महिलाओं के वोट मिले ही होंगे और आप सत्ता में आए, दोबारा तिबारा आए। अब उसके बाद 29 में फिर से जिस तरीके से आज की तारीख में यह चीज हुई, मतलब 29 में यह लागू हो जाता 2011 की जनगणना पर, और बाकी चीजों जो परिसीमन है वो भी हो जाता। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर है, अगर 2029 में नहीं होता है तो भी ये 2034 में जो बिल पास था उसके आधार पर 34 में तो लागू होना ही था। लेकिन 34 में एक बहुत बड़ा आंकड़ा आ जाता। क्या हुआ कि मोदी 75 साल के हुए पिछले साल, 29 भी मान लेते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, तो हो जाएंगे 80 साल के। 34 आते आते वो करीबन 84-85 साल के होंगे। तो मुझे नहीं पता कि उस समय पे भी भगवान करे उनको बहुत शक्ति दे और वो फिर से, अगर आपके वोट मिलते हैं तो आप जीत करके आते हैं तो बने प्रधानमंत्री, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 84-85 साल एक उम्र का बड़ा आंकड़ा होता है। तो उस लिहाज से क्या पता मोदी जी ने सोचा हो कि मेरे रहते रहते कम से कम 29 तक तो मैं अभी थोड़ा ठीक ठाक हुई, काम चल ही रहा है अपना, तो ये मेरे सामने ही आ जाए तो इससे बेहतर क्या है। कहीं ये मंशा तो नहीं थी? शेखर जी, लिंगर ऑन करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है। यदि किसी काम का बीड़ा उठाते हैं तो उसको हम समाप्त करते हैं। जिन जिन मुद्दों की बात कर लें, जिन जिन चीजों की बात कर लें, चाहे योजनाओं की बात कर लें, राम मंदिर का भी विरोध हुआ, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमने बना के दिखाया कि ठीक है, समय सुप्रीम कोर्ट ने उसका दिया, लेकिन कब से 500 सालों से चल रहा था, तब उस पे आदेश नहीं आया। महिला आरक्षण पे आ जाइए प्लीज पल्लवी। इसी तरीके से मैं बाकी, शेखर जी क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, मैं कह रहा था महिला आरक्षण पे आ जाएं, राम मंदिर पे अभी फिर मामला डिटेल हो जाएगा। हर चीज की बात करूंगी मैं, हर चीज को मैं आपको एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि हर कार्यकाल में हम ये लेकर चलते हैं, हमें इस कार्यकाल में ये काम कंप्लीट करना है। देखिए यही बात है ना, दोगलापन। तो ये 23 में क्या प्लानिंग में गड़बड़ हो गई थी जो पास हुआ बिल? प्लानिंग में गड़बड़ क्या होता है? देखिए हम तो चाहते ही थे कि परिसीमन के साथ जो एक संवैधानिक तरीका है उसकी तरीके से जो है काम हो, और लेकिन नहीं पसंद है। 23 में ये था कि हम आगे जो है, क्योंकि 21 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया, जनगणना नहीं हो पाई, अब जनगणना शुरू हुई है, तो परिसीमन यदि देखें तो कोई 6 महीने में तो पूरा हो नहीं पाएगा, उसके लिए 2 से 3 साल तक का समय लगता है। और 2001 चीज और आपको बताती हूँ कि 2001 जब जनगणना हुई थी तो अटल जी की सरकार थी, उस समय यह निर्णय हुआ था कि 2026 के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन स्थगित रहेगा। तो अब 26 की जो जनगणना होगी उसके बाद जब परिसीमन स्टार्ट होगा तो होते होते वो 29 बीत जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहती थी कि 2029 में हम जो है, जो लोकसभा इलेक्शंस हो उसमें हर तीसरी सांसद महिला, ये हमारा काम करने का तरीका है। बिल्कुल हम चाहते थे कि हमारे इसी कार्यकाल में लागू हो। हम उसको 34 तक आगे लिंगर ऑन नहीं करना चाहते थे कि जैसे 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 50 साल हो गए, ये करते करते चीजें ठीक है। अब वो आप लिंगर ऑन करना नहीं चाहते थे। अब सुमन जी, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन थे जिनका मैं आंसर देना चाहूंगी। शौर्या जी पूछ रही थी कि हमने हमारे यहाँ कितनी महिलाएं सांसद हैं, क्या है। देखिए अगर आप परसेंटेज भी उठा के देख लेंगी, आपके परसेंटेज 8% महिलाएं हैं आपकी, जो राज्यसभा और लोकसभा में मिला के हैं,
और हमारे यदि देखेंगी भारतीय जनता पार्टी की तो 15% महिलाएं, सबसे ज्यादा महिला जो सांसद हैं इस समय वो भारतीय जनता पार्टी की हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और निर्णायक भूमिका की भी बात हो रही थी। शेखर जी, आपने मुझसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा? दिस इज रॉन्ग, आई वुड लाइक टू आंसर। हमारे यहाँ देखिए वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो एक निर्णायक भूमिका में है, वो निर्णय लेती हैं। इसके अलावा आप लखनऊ में देख लीजिए, मेयर है हमारी, इससे पहले संयुक्ता भाटिया जी थी, अभी हमारी मेयर जो है वो हमारी सुषमा खरकवाल जी हैं, हमारी राज्यपाल हैं वो आनंदी बेन जी हैं, तो और हमारी माननीय राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो निर्णायक उसमें आप जो बात कह रहे हैं कि महिलाएं, बिल्कुल हमारे पार्टी के अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो निर्णायक की भूमिका निभा रही हैं। वो किसी एक परिवार से नहीं आती हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी हैं इसलिए वो सांसद हैं तो इसलिए वो निर्णायक है, या किसी गांधी परिवार से नहीं आती हैं कि उस परिवार को बिलोंग करती हैं इसलिए वो निर्णायक की भूमिका में है। और आपने देखा होगा कि 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद से ही, अभी सर्जिकल स्ट्राइक में भी देखा महिलाओं ने ही उसको आगे बढ़ाया है, उसमें व्योमिका जी थी। तो ये हमने हर तरीके से जो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने ये सवाल इसीलिए नहीं लिया था, महिलाओं की भूमिका बढ़ी पल्लवी जी, है। और यही आपको लग रहा है कि मैंने सवाल इसलिए आपसे नहीं लिया? देखिए, हमें चर्चा में थोड़ा समय बचाना होता है। आप जो कर रही हैं, सत्ता में आप हैं, तो जनता देख रही है, उस चीज को देख रही है कि आप ये बिल लेकर के आए, उससे पहले क्या क्या हुआ, बाकी चीजें। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा समय बचा लूंगा। आपने अपना जवाब दे दिया है। अब मैं वापस सुमन जी के पास जाता हूं। सुमन जी, आपने दलील सुनी, अलग अलग पार्टियां, कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी चीज जो अभी भी समझ में नहीं आती है वो ये है कि महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से हमारे यहां कास्टिज्म को अब घर के एक एक ईंट दीवार तक पहुंचाने की कोशिश हुई है, ये जो पिछले 72 घंटों में हमने देखा है, तो इस लिहाज से तो हमारे समाज में महिलाएं ही थीं जो आमतौर पर समाज को बांधे रखती थीं। लेकिन जिस तरीके से वो राजनीति में आगे बढ़े, ये एक अच्छी मंशा है और वो राजनीति में अच्छा करेंगे, ये हमें विश्वास है। लेकिन इस पॉलिटिक्स का कैसे तोड़ निकलेगा? क्योंकि यहां पर अगर महिलाओं के मन में ही ये घर कर गया कि ये बच्चा ब्राह्मण का है, मुझे इसको देखना नहीं है, ये बच्चा ठाकुर का है, मुझे इसको छूना नहीं है, तो ये तो बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। ये स्थिति मतलब जो आज समझ में आ रहा है, चावल बानगी देख करके समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए शेखर जी, ये कहना कि महिलाओं में जातियां नहीं थी या जो है बाकी लोग जातियों से मुक्त थे, ऐसा मैं समझती हूँ कि शायद जो हकीकत है उसको झुठलाना होगा। और अगर महिला आरक्षण को लेकर के जो अगर आप कहते हैं कि इसकी वजह से जातियों में बट जाएगा और ये, तो ये भी एक महिलाओं के ऊपर एक टिप्पणी होगी। सवाल ये है कि जो हमारा समाज है, जितने हमारे समाज में इंटरेस्ट है उतनी ही पार्टियां हैं और उन इंटरेस्ट को वो पार्टियां लेकर के चलती हैं। मैं जहां तक निर्णायक भूमिका की बात कर रही थी, मैं सांगठनिक भूमिका की बात कर रही थी, ना कि इस बात की कर रही थी कि कौन जो है यहाँ पे मंत्री हो गया या कौन उसमें क्या हो गया। सवाल है उनकी कितने % भागीदारी आपके सांगठनिक मामलों में पॉलिसी डिसीजन में है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो जाति जब पूरा समाज जाति में बटा हुआ है, हम ये कह करके, और जो लोग जाति तोड़ने की बात करते हैं, आप जरा ये मुझे बताइए जाति तोड़ने का कौन सा तरीका है जिसमें आप जाति तोड़ देंगे? जो है जन्म से ही, मैं तो जाति एक ऐसी है जिसे आप कह सकते हैं कि लागी नहीं छूटे रामा। आप जन्म लेते हैं जहां आपका जन्म हो गया, आपको जन्म लेने के लिए आप कहां जन्म लेंगे आपको तय करने का अधिकार किसी भी लेवल पर नहीं है। आप जिस माँ बाप के घर में जन्म ले लेते हैं वही आपकी जाति हो जाती है, वही आपका धर्म हो जाता है, वही आपके संस्कार हो जाते हैं। और 18 साल के बाद आप अपना धर्म तो बदल सकते हैं बालिग होने के बाद, लेकिन आप अपनी जाति नहीं बदल सकते हैं। जाति बदलने का, और वो जाति आपके मृत्यु के बाद तक वो जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। जाति से आप, जो हिंदुस्तान का जो समाज है, ये जाति से परे हो ही नहीं सकता, चाहे जितनी आप इस पे आदर्शवादी बातें करें। और इसमें महिला पुरुष क्या कारण है कि महिलाओं की समस्याएं, ये सही है कि वो समाज की समस्याएं हैं, लेकिन
उनके सब जगहों पे, चाहे वो सवर्ण महिलाएं हो, चाहे वो आपके जो है ओबीसी हो, और चाहे एससी एसटी हो, उनकी समस्याएं थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, उनका लेवल अलग हो सकता है। अदरवाइज पूरी समस्याएं जो है महिलाओं की, आप एक तरीके से आप उसको देखेंगे पाएंगे। और जो आपकी राजनीति का प्रश्न है, राजनीति में सारे वर्गों के वोटों का दोहन हो चुका है। अब सिर्फ महिलाएं ही एक ऐसा वर्ग बची हैं जिनके मतों का दोहन होना है, और इसी वजह से महिलाएं इस समय राजनीतिक दलों का एजेंडा बनी हुई हैं। और ये राजनीतिक दलों का एजेंडा वो सिर्फ एक सत्ता में बने रहने का एजेंडा है। और जो ये परसीमन की बात जो चल रही थी, ये परसीमन सिर्फ उत्तर भारत की, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो परसीमन में है वो आबादी के आधार पे होता है। और जो आप कह सकते हैं कि जो राज्य जो आपके दक्षिण के राज्य हैं, वो उन्होंने आर्थिक विकास में काफी प्रगति की है, जीडीपी में उनका योगदान अच्छा है, और आबादी नियंत्रण में उनका योगदान अच्छा है। तो क्या हम उत्तर भारत की सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं कि हम लंबे समय तक महिलाओं और आबादी के मुद्दे पर उत्तर भारत में सत्ता में बने रहें, या उत्तर और दक्षिण का हमारे जो राज्य हैं, और जो आप कहते हैं ना कि 2001 में फला जो है गवर्नमेंट ने वो कर दिया, वो तो फ्रीज कर दिया, क्योंकि जब भी परसीमन होगा तब भी ये समस्या पैदा होगी कि आखिर जिनकी आबादी ज्यादा है, जो अपने जो उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, उनको वोट ज्यादा है, इसलिए उनको अधिकार मिल रहा है, उनकी सीटें घट रही हैं अपेक्षाकृत। ये जो आपका उत्तर भारत है, उत्तर भारत की अपेक्षा जो दक्षिण भारत की सीटें हैं उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है। यानी कि दिल्ली में सत्ता किसकी होगी, ये निर्णय करने का अधिकार सिर्फ हिंदी हार्टलैंड के पास हो जाए। इस परसीमन का टोटल मतलब यही था। इसमें महिला आरक्षण सिर्फ महज बहाना था, और वो महिला आरक्षण जो है, महिला आरक्षण की वोट से परसीमन असली बात थी, जिसमें केंद्र में किसकी निर्णायक भूमिका हो, ये एक बड़ा सवाल था। ठीक है सुमन जी, हम इस पर एक एक टिप्पणी ले लेते हैं। सुची जी, आपको लगता है कि जब भी आगे चल करके भी जिस दिन जनगणना पूरी होगी, जिस दिन ये वो मौका आएगा, परिसीमन होगा, तभी भी ये विषय तो रहेगा, पता नहीं किसकी सरकार हो उस समय पे, लेकिन परिसीमन के समय पर एक जो फॉर्मूला अभी इस सरकार ने तय किया, या तो वो फॉर्मूला होगा या फिर आप कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश इन दोनों जगहों की सीटें एकदम बराबर बराबर हो जाएं, या जम्मू कश्मीर और गुजरात की सीटें एकदम बराबर बराबर हो जाएं। पहले भी बराबर नहीं थी, उसके पीछे भी हमारे संविधान विशेषज्ञों का, संविधान निर्माताओं का अपना एक तर्क था, जिसके आधार पर ये सीटें तय की गई थी। तो किसी भी पार्टी की सरकार होगी, ये पेंच तो तभी भी फंसेगा। पहले तो मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन को एड्रेस करूंगी, और 90 सेकंड इंटरप्ट नहीं करिएगा। उन्होंने कहा इतना समय नहीं है मेरे पास, आखिरी मिनट है मेरे पास, आप इसका जवाब दे दें तो मैं। समय देंगे नहीं तो कैसे चलेगा बताइए। आपको हमने इतना समय दिया, हम 90 सेकंड डिजर्व करते हैं। तो पहली चीज तो उन्होंने कहा 15% महिलाओं की भागीदारी है। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि उसमें कितनी दलित है, कितनी ओबीसी है। दूसरा, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी का जिक्र किया, वो प्याज नहीं खाती है, नोटबंदी में वो नहीं थी, अर्थव्यवस्था पाताल लोक में है। गब्बर सिंह टैक्स का उन्होंने बाकायदा उज्ज्वला का भी जिक्र कर दिया। 2 सिलेंडर दिला दीजिए, हमें भी नहीं मिल रहा है 3500 रुपए में भी। उसके बाद उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया। चंपत राय चंदा लेके चंपत हो गए, आरएसएस ने क्लीन चिट दे दिया। छठ टपक रही है, बाल्टी लगा रहे हैं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, नई संसद आपने बनाई, कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी दिया, कर्तव्य पथ का जो भी किया आपने, पेगासस स्नूपगेट किया, डजंट मैटर। आप काले कानून लेके आए, डजंट मैटर। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। सीज फायर में क्या थूथू की है विश्व गुरु की, मैं कहना नहीं चाहती हूँ। नेपाल के नक्शे का जिक्र नहीं करूंगी। अरुणाचल प्रदेश में जो सड़क बनी है उस पर बात नहीं करना चाहती। सुची जी, मुझे ये सवाल शौर्या जी से भी लेना है। अगर आपका ये वाला हिस्सा पूरा हो गया हो तो आप जवाब दे दीजिए जो मैंने सवाल पूछा, वरना मैं सवाल लेकर के जाऊं शौर्या जी के पास। आपने जितने विषय उठाए बड़ी खूबसूरती से आपने अपनी तमाम योजनाओं का जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका भी 80% खर्चा एडवर्टाइजिंग में हुआ। पेट्रोल डीजल प्राइसेस हाइक पर आप ठीक है, मेरे पास समय ज्यादा है नहीं। मैं शौर्या जी आपसे ये सवाल रखूंगा कि जो चीज अभी परिसीमन को लेकर के अभी डोमेन में आई है, जिस दिन भी ये जनगणना पूरी होगी, जिस दिन भी परिसीमन किया जाएगा, ये सवाल तब भी लूप करेगा, ये विषय रहेगा तभी भी कि उत्तर और दक्षिण की सीटों का बंटवारा किस अनुपात में हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई वाजिब जवाब निकल पाएगा?
देखिए, जिस तरीके से आपने ये बोला, मतलब जिस तरीके से कास्ट सिस्टम कोई नया नहीं है, और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बोला कि इन्होंने राम मंदिर बनवाया और इनको शर्म भी नहीं आई, क्योंकि राम मंदिर बनवा करके ये अयोध्या हार गए। और राम मंदिर बनवाने के मेरा बाद सवाल जो है वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा शौर्य जी? एक मिनट आप बात समझिए। नहीं, एक मिनट नहीं है मेरे पास, यूजीसी का मुझे बिल ला 30 करके आपने सेकंड में क्या वाइंड किया? अप करना है। ये सवाल मेरा आपके पास पहुंचा या नहीं? लेकिन मेन मुद्दा आप ये सुन लीजिए कि यूजीसी का बिल लाना नहीं है। सुमन जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। ठीक है, मेरे को हो गया। सुमन जी, मैं आपसे ही जवाब, ये जो आपने बिंदु उठाया है, ये बात तो उस दिन भी अप्लाई होगी, ये सवाल तो उस दिन भी बना रहेगा, भले किसी की भी सरकार हो, कि आखिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इनकी सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। जी, तो ये सवाल, इस सवाल के साथ एक सवाल और पैदा होगा। वो पैदा, इस जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े आएंगे उसमें भी ये सवाल पैदा होगा कि किसकी कितनी संख्या रहे और किसकी कितनी सीटें रहें, और एससी एसटी के अलावा क्या ओबीसी के लिए भी आरक्षण संसद में हो। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुमन जी आपका, शौर्या जी, शुचि जी और पल्लवी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस तरीके से संसद में महिला आरक्षण बिल परिसीमन और 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने का जो बिल था वो गिर गया, उसके बाद राजनीति अपने चरम पर है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति, जिन सवालों के साथ में यह बिल गिरा है, वो सवाल अभी भी बराबर से बने हुए हैं और उस दिन तक बने रहेंगे जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाएगा। इतनी बात जरूर है, चूंकि राजनीति में महिलाओं को हम पाते जरूर थे, समाज में महिलाओं का जो कद था या जो कद है वो अभी भी इस तरीके से है कि उनको न सिर्फ सम्मान की नजर से देखा जाता है, न सिर्फ उनका सम्मान किया जाता है, न सिर्फ उनको पूजा जाता है, बल्कि जिस तरीके की राजनीति और जिस तरीके की व्यवस्था हमारे देश में बरसों बरस से चलती चली आ रही है, उसमें एक महिला किसी मंडन मिश्रा को शास्त्रार्थ में हराने का मादा रखती है। यह भी इसी देश में हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखिएगा कि जिस दिन महिलाओं को भी जाति में, वर्गों में बांट दिया जाएगा, उस दिन इस देश के सामाजिक ढांचे पर जो प्रभाव पड़ेगा सो पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि वो घर घर में जिस तरीके का एक वैमनस्य पैदा होगा, उसको रोक पाना इन राजनीतिक दलों के पास उसका उपाय नहीं होगा। इसलिए जरूरी यह है कि इस बात को भी दिलाने में समय है, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जब भी ये पूरा इंप्लीमेंटेशन हो, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी फिर भी महिलाओं पर रह जाएगी कि जिस सामाजिक संरचना को उन्होंने भारत की बना करके रखा है, वो कहीं इस राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए। क्योंकि जब सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो वो एग्रेशन भी बढ़ेगा जो उनको अपनी अपनी पार्टीज के लिए लॉयल्टी साबित करने के लिए मजबूर करेगा। उसमें यह देखना बहुत जरूरी होगा कि समाज के लिए जो उनकी निष्ठा रही है, जो उनकी आस्था रही है और जो उनका बंधन रहा है, वो क्या उस राजनीति के पैरामीटर पर समाज को वैसे ही बांध पाएगा। नमस्कार। मतदाता तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। तो 93 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का हक अधिकार को हरण करना चाहते हैं। वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आया। आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था, पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए। अपने किचन में डिलिमिटेशन का फार्मूला पका के वो हार गए। मोदी जी का चेहरा देखा आपने? हाँ।